शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इन दोनों ने राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मुंबई सेशन कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और कई मामलों में नवाब मलिक और देशमुख जेल में बंद है। इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि राज्यसभा इलेक्शन में इन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाए, जिसे मुंबई सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। मुंबई सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। महाराष्ट्र में इस बार एक सीट, राज्यसभा की एक सीट पर काफी जोरदार और हंगामेदार चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने वोट डालने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में इन दोनों की दरख्वास्त को मुंबई सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। यानी एक बड़ा झटका भी इसे माना जाएगा और एक नुकसान भी हो सकता है अघाड़ी सरकार को, क्योंकि बीजेपी और अघाड़ी सरकार में सीधे सीधे मुकाबला है। लेकिन नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। राज्यसभा इलेक्शन में ये दोनों वोट डालने की इन्होंने दरख्वास्त की थी। मुंबई सेशन कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में सदारती इंतखाबात 2022 का ऐलान कर दिया है। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी। नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 29 जून है। वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वाज़ेह कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है और इसको जहन में रखते हुए अगले सदर के इंतखाब का ऐलान किया गया। The Election Commission of India has fixed the schedule for the election. Notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किए गए अफराद की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। यह कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि आया इस मामले में गिरफ्तार किए गए अफराद में कोई बेकसूर तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि बेकसूर अफराद को हरासा नहीं किया जाएगा, गुनहगारों को सजा मिलेगी। ख्याल है कि गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना ने यह इल्जाम लगाया कि तशद्दुद मामले में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 55 अफराद को गिरफ्तार किया है। देखिए, काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए शान रिसालत में तौहीन के बाद मुसलसल इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में एमआईएम ने एहतजाज की कॉल दी थी, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की इजाजत न मिलने से बरहम पार्टी के कारकुनान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का घेराव करने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी जानिब कुछ खवातीन कारकुन थाना पाली में संसद मार्ग थाने में एहतजाज की तायद में पहुंची, इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। मौके पर पहुंचे एमआईएम के कारकुनों ने इन दोनों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमारी एक ही डिमांड है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की यह कर्तव्य है, यह जिम्मेदारी है। आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की क़यादत में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने यूपी के महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम पेश किया। वहीं रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि किसी मजहब या मजहबी शख्सियात की तौहीन करने वाले शरपसंदों को सजा देने के लिए सख्त कानून वाज़े किया जाए। हालात के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ के एक डेलीगेशन ने एसीएस होम अविनाश अवस्थी साहब से मुलाकात की और इस्लामिक सेंटर की तरफ से हुकूमत को उनके ज़रिए एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि इस बात का मुतालबा किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। और हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया है कि यही हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सिफारिश करे कि पूरे मुल्क के लिए एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए। और उसी के साथ साथ इस बात की भी डिमांड की गई है कि पूरे सूबे में हर तरीके से अमन अमान कायम रखा जाए और किसी के साथ भी कोई भी जुल्म और ज्यादती न की जाए। लिहाजा जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में न लिया जाए और हर तरीके से अमन व अमान कायम रखा जाए। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा काउंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई कि नमाज जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाएं, शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए, अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। यह अपील ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम की तरफ से की गई है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए शहर की मस्जिद के इमामों को एक खत लिखा है। आइए उनसे जानते हैं क्या है उस खत में जिससे अमन और शांति बनी रहेगी और कल जुमे की नमाज है। क्या आपने खत लिखा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका। लिहाजा हम अपने नौजवानों को इस बात के लिए बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल देता है तो देखिए वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके मुताबिक अगर शहर के तमाम जिम्मेदार मिलकर कोई कॉल दे रहे हैं तो यकीनन आपको आना पड़ेगा। इस जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज़, आपका प्रदर्शन और आपके धरने और आपके प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। लेकिन अगर वो कायद आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाओ, रुक जाओ,
तो फिर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि काल पर तो बाहर आ गए और उसके बाद हाथ में पत्थर उठा लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस शहर के अमन को आग न लगाएं। ये पैगाम हमने अइम्मा मसाजिद के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए पैगाम। कल के लिए क्या पैगाम है? लोग अपने घरों पे जाएं, क्या आपने कहा? नहीं, जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है और जुमे पे कोई ऐसी पाबंदी या कोई वो नहीं है। आप अपने कारोबार को करें और मुझे उम्मीद है कि शहर के वो तमाम मुसलमान जो समझदार हैं वो भी कल इस बात को देखेंगे कि कोई भी उपद्रवी हमारे शहर के अमन को आग न लगाए और अगर कोई लगाता हुआ मिले तो उसको पकड़ करके हमें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीफ साहब ने कहा है कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए लोग नमाज पढ़कर घरों के लिए जाएं, अपने कारोबार के लिए जाएं। अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी शिकायत खुद पुलिस को लोग करें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मीडिया में कई दिनों से कानपुर के चंदेश्वर इलाके से नकल मकानी की खबरें आ रही थी। चंदेश्वर हाते में मुकीम लोगों का इस पर सख्त रद्दमल सामने आया। इन लोगों का कहना है कि यहां से कोई भी नहीं गया है और न कोई नकल मकानी करेगा। हाते के बाहर इन लोगों ने पोस्टर भी लगाया है जिसमें मीडिया के बायकॉट जैसी तहरीर लिखी गई है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट में फैसला मुलतवी हो गया है। इस मामले में नई अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने कहा कि नई अर्जी की पहले समाअत जरूरी है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट यह तय करना है कि कुतुब मीनार अहाते के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का हक दिया जाए या नहीं। दिल्ली हुकूमत में वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 13 जून तक अपनी तहवील में ले लिया है। वजीर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन हिमाचल में आप के इलेक्शन इंचार्ज हैं, इसलिए फिर से इन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने आज राज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया। ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन के मामले में यह कहा गया कि सत्येंद्र जैन से संबंधित हवाला के कई ऐसे मामले हैं जिसके दस्तावेज ईडी के पास अभी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में जो कन्फेशन किया गया है सत्येंद्र जैन को लेकर और जो हाल ही में ईडी ने रेड किया है जिसमें कुछ सोना मिला है, उसको लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन हवाला से जुड़े मामले पर जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के इस पूरी रिमांड को लेकर कपिल सिब्बल जो सत्येंद्र जैन के वकील थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास फिलहाल सत्येंद्र जैन से क्वेश्चनिंग करने का पावर नहीं है। बिना पावर के सत्येंद्र जैन से ईडी कस्टडी ले रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि 2016 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस को रजिस्टर्ड किया था और जांच की, लेकिन अभी तक चार्जशीट इस मामले में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो सबमिशन कोर्ट में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हवाला से जुड़े तमाम कारोबार जो ऐसे हैं जिसमें कन्फेशन करवाया गया है उससे संबंधित मामले में सत्येंद्र जैन को आमने सामने आरोपी के साथ बैठाकर पूछताछ करनी है। 13 जून तक फिलहाल ईडी ने सुनवाई की और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी भेज दी, यानी कि अब 13 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जब फिलहाल उनको ईडी की कस्टडी में भेजा गया और जब कोर्ट रूम से बाहर सत्येंद्र जैन निकल रहे थे तो ये खबर आई कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। बहरहाल ईडी उनको तुरंत डॉक्टर के उपचार को लेकर निकल गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सत्येंद्र जैन की तरफ से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जो फिलहाल सोना बरामद किया गया है ईडी के रेड में, क्या उससे वो संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और उनके किसी भी कारोबारियों के साथ या जो उनके सहयोगी हैं उनके पास से सोना बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल ईडी की दलीलों में साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा हवाला कारोबार है उसमें सत्येंद्र जैन ने कैश पैसे को लेकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। अब फिलहाल 4 दिन की कस्टडी सत्येंद्र जैन को और दी गई है। वैसे में देखना यह भी होगा कि ईडी अब इस मामले में आगे पूछताछ करती है तो सत्येंद्र जैन को लेकर और क्या कुछ खुलासे करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18
दिल्ली। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस गैर ज़रूरी तौर पर हुकूमत और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में मुल्क के मफाद में बात करने के बजाय वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हम बात करें। सर, जिस तरह से कांग्रेस का यह कहना है कि जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट्स ने कर दिया। वो देखो, बीजेपी का फ्रिंज कोर तो हो ही नहीं सकता, बट कांग्रेस का फुलनेस छोर जरूर दिखाई पड़ता है। अब कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हुई है कि सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते कम्युनलिज्म का चूरमा बनते जा रहे हैं। मुझे लगा था कि ये पाकिस्तान के जो प्रायोजित पाखंडी प्रोपेगेंडा है उसका विरोध करेंगे। अलकायदा जैसे शैतानी संगठनों के जिस तरह की हरकतें और भारत को लेकर के दुष्प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसका विरोध करेंगे। उसके विरोध के बजाय जो है उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी को विरोध करने लगे, सरकार को कोसने लगे। अरे भैया, ये हिंदुस्तान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। ये हिंदुस्तान हमारे देश के हजारों हजार महापुरुषों की तपस्या और कुर्बानी का परिणाम है, और आप उसको जो है वो उन लोगों का आप समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो देश को कोस रहे हैं, देश के खिलाफ दुष्प्रचार और हिंदुस्तान के खिलाफ दुर्भावना पैदा करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सर, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिससे भारत की छवि जो है वो उससे प्रभावित हुई है। अरे, भारत की छवि कोई जो है वो किसी के हाथ में रखी हुई है क्या? इस देश की छवि जो है वो पुख्ता है और इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के संकल्प के साथ जुड़ी हुई है, किसी एक सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के केसेस में फिर एक बार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,240 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 3,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब होकर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 32,498 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 194 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने अवाम से लगातार अपील की जा रही है। उधर गंगाराम के सीनियर डॉक्टर मोहसिन वली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसे चौथी लहर के तौर पर देखना कब्ल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस ताल्लुक से लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा ये है कि मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देश की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नए फेज का प्री हो? हाँ रचना, ये थोड़ा तशवीश की बात तो है और बढ़ने नहीं चाहिए थे। देखिए, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इससे पहले महाराष्ट्र में ज़्यादा एकदम अलर्ट हुआ था। और अगर बुधवार को देखें तो बुधवार में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 613 केसेस हैं और डेथ भी एक है रिपोर्टेड यहाँ। तो एनसीआर और दिल्ली में मिला के काफ़ी बड़ी तादाद में केसेस स्पॉट हुए हैं, देखे गए हैं। और इसमें जैसे कि आपने कहा कि ये अभी शुरुआत एक नए फेज़ की, ये कहना तो मुश्किल है और ये भी कहना मुश्किल है कि इसमें कोई नया वेरिएंट आया है, तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन सावधानी जो है उसमें कमी हुई है ज़रूर, इसलिए केसेस बढ़े हैं, ये तो मैं कहूँगा। और इसका इलाज भी यही है कि हम सावधानी दोबारा से अपनी पूरी कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जिसमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन। हम लोग हैंड सैनिटाइजेशन अब बहुत कम कर रहे हैं, तो इस करके ये पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ी है एकदम से सडनली 1.9 से 2.74 हुई है, तो ये क्वाइट एन इंक्रीज़। तो ये अगर इस तरह से बढ़ जाएगी तो आपको याद होगा 15 जनवरी को जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट थी वो 30 के करीब थी, उसके मुकाबले में तो ये बहुत कम है। लेकिन बढ़ने में
इसका क्या ग्राफ रहता है इसके हमको आकलन नहीं कर सकते। तो क्या सर ऐसा भी लगता है कि जो लोग हैं अब वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं और उसी की वजह से एक बार फिर से ये मामले बढ़ने लगे हैं, और जिस तरीके से लोगों के मन में भी डर है कि कहीं चौथे फेज का ये प्री तो नहीं है? हाँ, इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है और वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मी भी है, और मैं तो कहूँगा अच्छी बात ये स्कूल बंद है, तो ये इस समय बहुत सावधानी का फेज़ है। जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं केसेस, एक दिन में इतने बढ़ गए, अब कल का पैटर्न देखना पड़ेगा, तो ये सब समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो कोविड का संख्या है इसको हम बढ़ने किसी हालत में भी बढ़ने न दें और सावधानी रखें। आपने ठीक कहा, लोगों में ढिलाई है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में, ख़ास तौर से शेक हैंड करने लगे हैं, 2 मीटर की दूरी नहीं रख रहे हैं लोग, मास्क तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं, 80% के करीब लोग लगा रहे हैं, और हम टोकते भी हैं उन लोगों को, ख़ास तौर से हॉस्पिटल में हमारे सिक्योरिटी गार्ड मास्क को याद दिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को मास्क के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि मामले ज़रूर तेजी से अभी बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि ये चौथे फेज का प्री है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी कि कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं कोविड गाइडलाइन के, उनमें लापरवाही अभी नहीं बरतनी है और उनको नियम अनुसार अभी तक पालन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के एमआईएम लीडर अख्तरुल ईमान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। बिहार में एमआईएम को लेकर कई दिनों से आरजेडी में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही थीं, जिसको लेकर अख्तरुल ईमान ने कहा कि खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई दम नहीं है, इसलिए इस पर बात करने की गुंजाइश ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को इक़्तिदार का लालच नहीं है, हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। बात करते हैं एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान से। सर, एक सवाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कल कहा कि बिहार में धर्मांतरण कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? यकीनन है कि बिहार दूसरे स्टेट से इस मामले में अब तक ठीक चल रहा है। छोट मोट मामलों को लेकर ये छोट भैया लोग और भजपैया लोग, ये लोग वहाँ पर उन्माद फैलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार की जनता और सरकार ने इस मामले में काबू पा रखा है। बिहार में एक बार क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश बढ़ेगी? देखिए, बिहार में कांग्रेस ने अपना आत्मबल खो दिया है, उसके अंदर में न साहस है न शक्ति रही है, वो दूसरों के बैसाखी पर चलने की वजह से बड़ी कमज़ोर हो गई है। ऐसे में वो पूर्ण ही निर्णय ले सकते जिसका उन्हीं से मेले हो, और लोकतंत्र में तो वो मर्यादाएं हैं भाई कि जिनके वोट लेने हैं, जिनके वोट से सरकार बनी हो, जनता के दरवाजे पर जाना है। लेकिन जो सम्मानित विधायक जीत कर आते हैं, ये पार्टियां राजतांत्रिक मिजाज से अपने संख्या बल के एतबार से सीटें बांट लेती। कांग्रेस भी, सीपीआई-एमएल भी सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी ने एक तरफा 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और गठबंधन के लोगों से बात नहीं हुई, आप लोगों से भी कोई सलाह मशवरा नहीं हुई। ये मैं आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये सारे लोग जब उनके हित की पूर्ति होती है तो सारे लोग मिल बैठ करके तय कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खुले मन से, खुले अंदाज से इलेक्शन होना चाहिए पूरे तौर पर। पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, उनके साथ कितने पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। एमआईएम उठी है सत्ता के लोभ में नहीं, एमआईएम उठी है शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए। हाँ, हम लाइक माइंडेड लोगों से हम गठबंधन कर सकते हैं, है ना। हमारी पार्टी के लोग चले जाएंगे किसी की तरफ, ऐसा हमें विश्वास नहीं है। और कुछ लोग अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये भयानक गलती करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के लिए तो दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन जो लोग समाजी समरसता पर, समाजी न्याय पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के नापाक कदम मैं समझता हूँ कि मेरे ताल्लुक से नहीं उठाना चाहिए। आरजेडी के लिए नसीहत है? अब नसीहत की बात तो मैं नहीं कहूँगा, जो फैक्ट है मौजूदा वक्त के जो हालात हैं वो यही हैं। मुमकिन है कि दूसरी पार्टियां भी अगर इस तरह का काम करती हों तो ये बातें सबके लिए। आखिर में एक सवाल, क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश होगी अगर 8वां कैंडिडेट आता है तो, या आपकी पार्टी के, आपके जो 5 विधायक हैं उनका कदम क्या होगा? आप आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या जो 8वां आता है उसको? आप देखेंगे ये मामला तो असल ऐसा है, बगैर न्योता के बारात की तैयारी का मामला है। अभी मामला किसी ने मुझे पूछा नहीं, मामला साफ नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा तो फिर समय पर सही फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।